दोस्तों, एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर जो भी जाता है वो उसी में फंस जाता है, कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। आज तक ना जाने कितने लोग उसके अंदर गए और कभी भी बाहर नहीं आए। लेकिन एक दिन एक होनहार पुलिस वाला उस जंगल के लपेटे में आ जाता है। अब वो क्या करेगा और कैसे उस जंगल से बाहर निकलेगा, ये सारे राज आपको वीडियो देखकर ही पता चलेंगे। यकीन मानिए, आपने ऐसी मिस्ट्री मूवी कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घने अंधेरे जंगल से, जहां पर कुछ लोग दो लाशों को उठाकर जंगल के अंदर ले जा रहे थे। इन आदमियों की अगुवाई मारिया नाम की एक लेडी कर रही थी। जैसे ही वो सब जंगल के अंदर जाते हैं, वैसे ही जंगल में कुछ अजीब एहसास होने लगता है। जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगती है। फिर एक आदमी मारिया को समझाता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन मारिया अपने आदमियों को कहकर उनमें से एक लाश वहीं दलदल में फेंकवा देती है। फिर जैसे ही वो लोग दूसरी लाश लेने के लिए वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि वो लाश गायब हो चुकी है। दरअसल वो आदमी अभी भी जिंदा था और वहां से भाग गया था। उस आदमी का नाम था जेम्स। फिर सभी लोग जेम्स को खोजने लगते हैं। मारिया हाथ में लालटेन लिए जेम्स को बार बार पुकार रही थी कि कहाँ हो जेम्स, जल्दी आ जाओ और हमारे हाथों से मर जाओ। लेकिन जेम्स तो घायल हालत में उन सब से बचता फिर रहा था। तभी जेम्स के सामने अचानक से मारिया आ जाती है और डर की वजह से जेम्स नीचे गिर जाता है। फिर जेम्स उठकर मारिया के पास आता है और उसके पेट में चाकू घोंपकर वहां से भाग जाता है। अब आगे क्या हुआ ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ वो आदमी जिसको इन लोगों ने दलदल के अंदर फेंका था, वो भी अभी जिंदा था। फिर वो भी दलदल से बाहर निकलकर जंगल के अंदर चला जाता है। हालांकि इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये सब क्या माजरा था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तभी हम जंगल में एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है पीटर। उसके अलावा खाकी वर्दी पहने यहाँ पर एक और आदमी भी है जो कि रास्तों की पहचान के लिए पेड़ों पर निशान लगा रहा था। लेकिन तभी वहां पर 4 लोगों का एक ग्रुप आता है जो कि जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे। उनमें से एक लड़की जंगली सुअर का शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही झाड़ियों में हलचल होती है वो बिना देखे झाड़ियों के ऊपर गोली चला देती है। लेकिन उसकी ये गोली जंगली सुअर को नहीं किसी आदमी को लगती है और ये आदमी वही था जो दलदल से निकलकर भागा था। इस आदमी के कपड़ों पर कीचड़ साफ दिखाई दे रहा था। तभी जंगल का माहौल एकदम अजीब तरीके से बदलने लगता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और लोगों की चीखें और जानवरों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगती है। फिर इन आवाजों से परेशान होकर सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। अगले सीन में हम आनंद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ नीतू के साथ हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाने के लिए आया था। फिर डॉक्टर आनंद को बताती है कि डिलीवरी का समय नजदीक है, इसलिए आपको नीतू का ध्यान रखना चाहिए। फिर जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो आनंद को खबर मिलती है कि उसका किसी और एरिया में ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन आनंद वहां पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। फिर उसकी वाइफ उसको कहती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और मेरे साथ दादी भी तो है, वो भी मेरा पूरा ख्याल रखती है। फिर आनंद बस पकड़कर उस जंगल के लिए निकल जाता है। फिर आगे जाकर वो एक दुकान पर रुकता है, लेकिन तभी उसके पास एक फोन आता है कि नीतू के लेबर पेन शुरू हो गए हैं और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। लेकिन वहां पर मौजूद आदमी आनंद को चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि दादी वहां पहले से ही मौजूद थी। फिर आनंद जीप पकड़कर अपने सफर पर आगे निकल जाता है। जीप में बैठते ही वो तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। अब आनंद के सामने बैठा आदमी उसकी परेशानी पूछता है। फिर आनंद बताता है कि मैं अपनी वाइफ को कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। फिर दूसरा आदमी बताता है कि यहाँ पर सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क चलता है और फिर वो अपना फोन आनंद को दे देता है। फिर आनंद अपनी वाइफ के पास फोन करके उससे बात करता है और बात करने पर उसे पता चलता है कि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। खैर अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से जीप के सामने एक आदमी आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पीटर था, जिसको हमने कुछ देर पहले ही जंगल में देखा था। इस समय पीटर जंगल की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन आनंद इस पर ध्यान नहीं देता बल्कि उसको उठाकर जीप में बिठा लेता है। लेकिन तभी उस बच्चे की नजर पीटर के वॉकी टॉकी पर
पर पड़ती है और वो उसको उठाकर आनंद को दे देती है। अब आनंद पीटर को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर भी वो अपनी वाइफ को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके फोन में उसकी बेटी की फोटो आ जाती है और वो उसको बड़ी ही खुशी भरी नजरों से देखने लगता है। लेकिन तभी उसका सीनियर ऑफिसर अशोकन आ जाता है और आनंद से उसका हाल चाल पूछता है। आनंद बताता है कि आज ही मेरे घर बेटी हुई है और ये बात सुनकर अशोकन आनंद को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन आनंद कहता है कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर अशोकन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर कैसे हुआ। फिर आनंद बताता है कि एक दिन ड्यूटी के दौरान मेरी आंख लग गई थी और मैं मेरे सीनियर को सलूट नहीं कर पाया, इसी वजह से मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई। फिर बातों बातों में वो बताता है कि मैंने अपने पापा को भी कभी नहीं देखा, मैंने सुना है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे। तभी अशोकन के पास कॉल आती है और उसको पता लगता है कि जंगल में कुछ लड़के लड़कियां वीडियो शूट कर रहे हैं और रेजी नाम का एक ऑफिसर उनको वीडियो शूट करने से रोक रहा है, लेकिन वो लड़के पुलिस को अकड़ दिखा रहे थे। रेजी इसलिए अब तक शांत था क्योंकि एक लड़की उन सभी का वीडियो बना रही थी। फिर जैसे ही उस लड़की के फोन पर कॉल आती है तो कैमरा बंद होते ही तुरंत रेजी उस आदमी को एक थप्पड़ जड़ देता है और फिर सभी को मारने पीटने लगता है। फिर दूसरा ऑफिसर रेजी को रोकता है, लेकिन इन्हीं सब से डरकर एक लड़का जंगल के अंदर भाग जाता है। फिर रेजी जंगल के अंदर उसका पीछा करने लगता है और उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन उन दोनों के सामने अब जो सीन था उसको देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब ये खबर जैसे ही अशोकन को पता चलती है तो वो भी आनंद के साथ वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल उनको वहां पर कीचड़ से सनी हुई एक लाश मिली थी जिसका चेहरा पूरे तरीके से खराब कर दिया गया था ताकि उसको कोई भी पहचान ना सके। फिर अशोकन फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों को बुला लेता है। जब तक फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आते हैं तब तक अशोकन रेजी से बात करता है और पूछता है कि तुम हर वक्त गुस्से में ही क्यों रहते हो। फिर अशोकन उन लड़कों को वहां से जाने के लिए कहता है। इसी बीच जंगल के अंदर हम स्टीफन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका एक पैर बुरे तरीके से जख्मी था। इस समय वो अपने साथी पीटर और मुथु को बुला रहा था, लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अशोकन, आनंद और रेजी जब रास्ते में थे तो जो वॉकी टॉकी उनको पीटर के पास से मिला था उसके अंदर से आवाज आने लगती है। फिर अशोकन तुरंत उससे बात करता है। बात करने पर पता चलता है कि वो स्टीफन ही था जो कि अशोकन से हेल्प मांगता है और बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ आया था, लेकिन मेरी टीम कहीं गायब हो गई और मैं भी जंगल में बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा हूँ, प्लीज आकर मेरी हेल्प कीजिए। फिर अशोकन कहता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके उनको इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन स्टीफन बताता है कि मेरे डिपार्टमेंट से मेरा कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा। फिर वो अपनी लोकेशन बताता है जो कि एक मंदिर के पीछे थी। फिर रेजी कहता है कि वो हमारा इलाका नहीं है, हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। लेकिन स्टीफन बार बार उनसे हेल्प मांगता है और अपनी लाइफ के बारे में भी बताता है कि आज मेरे घर एक बेटे ने जन्म लिया है, इसलिए मैं आज अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। फिर आनंद अशोक से कहता है कि हमें स्टीफन की हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे में वो मर जाएगा, लेकिन रेजी इसके लिए साफ इनकार कर देता है। फिर आनंद रेजी को कहता है कि क्या तुम्हें जंगल में जाने से डर लग रहा है। अब ये बात सुनते ही रेजी ईगो में आ जाता है और कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। जब स्टीफन कुछ कैदियों के साथ जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था तभी एक कैदी बंदूक छीनकर उनके ऊपर गन तान देता है और फिर बस में फायरिंग होने लगती है। जैसे ही बस रुकती है सारे के सारे कैदी वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन स्टीफन अपनी टीम के साथ उन सभी कैदियों को पकड़ने के लिए उस जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल इतना घना था कि सभी लोग अलग अलग होकर कैदियों को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो सभी कैदी एक एक करके पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर देते हैं और उन्हें वहीं पर खत्म कर देते हैं। फिर स्टीफन अपने साथी मुथु के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर जंगल में बनी एक रहस्यमयी मूर्ति पर पड़ती है जिसका चेहरा कौवे की तरह था। फिर मुथु बताता है कि जंगल में जाना खतरनाक होगा। मैंने बचपन में कई कहानियां सुनी है कि यहाँ पर आवाज करना मना है और यहाँ पर किसी का भी खून नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। लेकिन स्टीफन मुथु की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और जंगल में आगे बढ़ता जाता है। तभी एक कैदी मुथु के ऊपर हमला करने लगता है। फिर स्टीफन तुरंत जाकर उसको बचाता है और उन अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहता है। जब वो सब लोग नहीं मानते तो स्टीफन उनमें से एक कैदी के ऊपर गोली चला देता है। फिर जैसे ही खून टपककर धरती पर गिरता है वैसे ही जंगल का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा
अंधेरा छा जाता है और फिर से वही लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। लेकिन अगले ही पल जब स्टीफन की आंखें खुलती है तो जंगल का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है, लेकिन इस बार स्टीफन अकेला था। फिर वो अपने साथियों को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। अब उसके साथी मिले या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। रेजी अभी भी जंगल में जाने से मना कर रहा था, लेकिन अशोकन और आनंद आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में आनंद अशोकन से पूछता है कि इस जंगल की कहानी क्या है। फिर अशोकन बताता है कि सन 1960 में हमारे एक पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और वो एक पुर्तगाली महिला थी जिसके हस्बैंड का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। फिर जैसे ही ये बात उस औरत को पता चलती है तो वो दोनों को ही ठिकाने लगा देती है। कहा जाता है कि उन दोनों की आत्माएं अभी भी इसी जंगल में है। तभी रास्ते में फिर से स्टीफन कांटेक्ट करता है और अशोकन को रास्ता बताता है कि इस समय मैं एक बड़े से पेड़ के पीछे हूँ। फिर अशोकन तुरंत ही कांस्टेबल से फोन करके पूछता है कि पीटर की हालत कैसी है। कांस्टेबल बताता है कि पीटर बिल्कुल ठीक है, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि वो यहाँ पर आकर पीटर को पहचान सके। लेकिन तभी अचानक से आनंद और रेजी की नजर उसी रहस्यमयी मूर्ति पर पड़ती है। फिर अशोकन किसी दूसरे स्टेशन के एसआई को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे स्टेशन का एक पुलिस ऑफिसर हमें जंगल में मिला है। फिर वो एसआई अशोकन से पूछता है कि इस समय वो कहां पर है। फिर अशोकन बताता है कि वो जंगल में एक मंदिर के पास है, वहां एक मूर्ति है जिसका चेहरा कौवे की तरह है। ये बात सुनते ही एसआई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही अशोकन को वहां से वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन जब अशोकन एसआई को स्टीफन के बारे में बताता है तो एसआई कहता है कि यहाँ इस स्टेशन में स्टीफन नाम का कोई भी आदमी नहीं है और ऐसा कहकर वो जल्दी से उनको जंगल से बाहर आने के लिए कहता है। इतने में स्टीफन एक बार फिर से कांटेक्ट करता है और जल्दी से आने के लिए कहता है, लेकिन रेजी तुरंत ही वहां से सबको चलने के लिए कहता है। लेकिन आनंद तो एक बार फिर से एसआई के पास कॉल करता है और उसको एक बार स्टीफन से बात करने के लिए कहता है। फिर एसआई स्टीफन से वॉकी टॉकी के जरिए बात करता है। बात करने पर एसआई को पता चलता है कि उसका पूरा नाम स्टीफन जॉर्ज है। फिर एसआई बताता है कि यहाँ से 30 साल पहले स्टीफन और उसके साथी इसी जंगल में गायब हो गए थे और कभी भी वापस नहीं लौटे। जिस दिन वो लोग लापता हुए थे उस दिन तारीख थी 26 मई 1994 और ये सब सुनकर सभी के पसीने छूटने लगते हैं। अब रेजी भी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है और सभी को तुरंत ही वहां से चलने के लिए कहता है। लेकिन ये साला आनंद अभी भी इसी चक्कर में पड़ा था कि हमें जंगल में जाकर एक बार चेक करना चाहिए। अब इस बात को लेकर आनंद और रेजी के बीच में बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में आकर रेजी वहां से निकल जाता है। अब अशोकन और आनंद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में स्टीफन ने उन दोनों को बताया था। लेकिन वहां पर पहुंचने पर पता लगता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, बस चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। तभी आनंद की नजरें वहां पड़े कंकाल पर पड़ती है और उसके पास एक पुराना वॉकी टॉकी भी पड़ा था। फिर आनंद उससे आज की तारीख पूछता है और स्टीफन बताता है कि आज 26 मई 1994 है। तो दोस्तों यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है कि आखिर स्टीफन कौन था और यहाँ पर कैसे फंसा, और सबसे बड़ी बात कि वो आनंद से इस टाइमलाइन में भी बात कैसे कर पा रहा था। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है और हम पीटर और उसकी वाइफ को देखते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको जाने से मना कर देता है क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि पीटर की उम्र 30 साल की है जबकि उसकी औरत की उम्र 40 से 60 साल की थी। इसी वजह से डॉक्टर को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर पीटर का बेटा डॉक्टर को पीटर की आईडी कार्ड दिखाता है। दूसरी तरफ जंगल में मिली बॉडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तभी डॉक्टर को उसके पास से एक पर्स मिलता है और आईडी चेक करने पर पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रेजी की थी। अब इसी के पैरेलल सीन में हम देखते हैं रेजी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ जो वो जिंदा नहीं बचा। तभी एक ऑफिसर तुरंत ये बात अशोकन को बताता है कि वो लाश रेजी की है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता था क्योंकि अभी तो रेजी उन सभी के साथ घूम रहा था और उसने खुद भी उस लाश को देखा था, लेकिन इतनी जल्दी उसकी मौत भी हो गई। ये सारा मामला उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं तेज बारिश हो रही थी और रेजी दलदल के अंदर फंसा हुआ था। फिर वो आनंद और अशोकन को हेल्प के लिए बुलाता है। फिर जैसे ही वो लोग आवाज सुनते हैं तुरंत दौड़ते हुए
हुए रेजी को बचाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बचाते बचाते रेजी के हाथ पर लगा खून जमीन पर गिर जाता है और तुरंत ही फिर से अंधेरा छा जाता है। अब वही डरावनी आवाजें फिर से उनके कानों में गूंजने लगती है, जिसके कारण सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और फिर अशोकन हवा में फायर करता है। तभी पैरेलल सीन में हम देखते हैं आनंद जंगल में अकेला था और जंगल का माहौल अभी भी अंधेरा और डरावना था। आनंद जंगल में आगे बढ़ते हुए अशोकन को बुलाता है। तभी आनंद देखता है कि लालटेन लिए एक औरत उसकी ही तरफ बढ़ती आ रही है। फिर आनंद जैसे ही पीछे हटने के लिए पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक सर कटी जिंदा लाश खड़ी थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जेम्स की ही थी। अब डर के मारे आनंद चीख पड़ता है और टाइमलाइन चेंज हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि आनंद जंगल में खुद को अकेला पाता है। फिर वो अशोकन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब आनंद उसको देखता है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अशोकन उसके सामने मरा पड़ा था। तभी पीछे से एक आदमी आनंद के ऊपर हमला कर देता है। फिर आनंद किसी तरह से अपने आप को छुड़वाकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं, जो जंगल के अंदर भाग रहा था। यानी कि 26 मई 1994 में स्टीफन और पीटर उन कैदियों को ढूंढ रहे थे। तभी एक कैदी पीटर को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर आनंद आ जाता है। फिर आनंद आगे बढ़ता है और उसकी मुलाकात स्टीफन से होती है। फिर स्टीफन आनंद को देखते ही उस पर गन तान देता है, लेकिन फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है, जिनसे आनंद को पता चलता है कि यही स्टीफन है। यानी कि आनंद गलती से 26 मई 1994 वाली टाइमलाइन में आ गया है और स्टीफन से मिलकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर आनंद दोबारा कंफर्म करने के लिए स्टीफन से तारीख पूछता है, जो कि 26 मई 1994 थी। तभी स्टीफन मुथु की आवाज सुनता है और आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो देखता है कि कैदी मुथु को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टीफन उनमें से एक के ऊपर गोली चला देता है। फिर जैसे ही गोली चलती है तो उस कैदी का खून नीचे गिर जाता है, जिसके कारण आसमान पहले की तरह काला हो जाता है और वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है और जंगल में मौजूद सभी लोग इसी टाइमलाइन के अंदर घूमने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आनंद की जब फिर से आंख खुलती है तो अब की बार वो मारिया वाली टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां मारिया जेम्स को ढूंढ रही थी। फिर जैसे ही जेम्स मारिया को चाकू मारकर वहां से भागता है तो एक आदमी पीछे से उसको पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है और यहीं से हमें समझ में आता है कि आखिर जेम्स का गला क्यों कटा था। इसके बाद आनंद की मुलाकात खाकी वर्दी पहने एक आदमी से होती है और ये आदमी आनंद को यहाँ की बैक स्टोरी बताता है। पुराने समय में जब पुर्तगाली पहली बार यहाँ पर आए थे तो इस मूर्ति की पूजा यहाँ पर रहने वाली एक विशेष प्रकार की जनजाति द्वारा की जाती थी। ये लोग कौवे को अपना भगवान मानते थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक क्रूर शासक आया और उसने सारी मूर्तियां ध्वस्त कर दी। उसने उस कौवे वाली मूर्ति को भी नहीं छोड़ा और फिर वो उस मूर्ति को रस्सी बांधकर अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन वो मूर्ति टस से मस तक नहीं हुई। इसी वजह से गुस्से में आकर शासक ने वहां की सारी जनजाति को मार डाला। अब उनको मारकर भी जब शासक की भूख नहीं मिटी तो उसने जंगल के सारे कौओं को भी जलाकर मार दिया। फिर वो आदमी आनंद को समझाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक चक्र के अंदर फंसे हुए हैं और सदियों से इसी जंगल के अंदर घूम रहे हैं। इन सब चीजों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम जिस चक्र की वजह से यहाँ पर फंसे हैं उस चक्र को ही रोकना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर खून बहने से रोकना होगा। इसलिए आनंद अब बिना किसी का खून बहाए सभी को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर आनंद घूमते घूमते एक बार फिर से उसी लूप में आ जाता है जहां अशोकन और वो रेजी को दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही रेजी के हाथों से खून गिरता है वैसे ही पूरा माहौल फिर से बदल जाता है और फिर से आनंद उसी लूप में फंस जाता है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, दलदल से निकलता हुआ हाथ। दरअसल ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि रेजी का ही था। अब आगे चलकर इसके साथ क्या हुआ इसका राज भी जल्दी ही खुलने वाला है। रेजी जंगल में भागते भागते गिर जाता है और उसके ठीक पीछे आनंद भी आ रहा था। तभी कैंपिंग करने आए लड़के लड़कियों का ग्रुप रेजी को शूट कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर जैसे ही रेजी का खून धरती पर गिरता है वैसे ही टाइमलाइन फिर से चेंज हो जाती है। अब आनंद उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब पीटर को कैदियों द्वारा पकड़ा गया था। फिर आनंद तुरंत ही बिना किसी का खून बहाए
उन सभी को वहां से दूर कर देता है और खुद स्टीफन से मिलता है। आनंद स्टीफन को बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और किसी को ऐसे मत मारना कि उसका खून बहे, नहीं तो फिर से वही लूप शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टीफन आनंद की बात नहीं मानता। फिर आनंद उसको बताता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आप अपने बच्चे का मुंह कभी भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको एक बेटा होने वाला है। ये बात सुनकर स्टीफन हैरान हो जाता है कि इसको ये बात कैसे पता चली। फिर आनंद उसको अपनी माँ का नाम बताता है और स्टीफन उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है। आनंद बताता है कि मेरे पिता भी एक पुलिस ऑफिसर थे, वो भी 30 साल पहले इसी जंगल में खो गए थे। लेकिन स्टीफन आनंद की बातों से समझ जाता है कि आनंद कोई और नहीं बल्कि स्टीफन का ही बेटा है। फिर आनंद स्टीफन को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ की धरती पर खून नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये लूप फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार जैसे ही स्टीफन बंदूक चलाने लगता है, वैसे ही आनंद आकर उसको रोक देता है और सभी को लेकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। फिर चलते चलते वो सभी उसी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। वो जितनी बार भी इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बार बार घूम फिरकर इसी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग इस जंगल का हर रास्ता ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। ये लोग घूम फिरकर वापस उसी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ये सभी लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं, लेकिन फिर भी घूम फिरकर वापस उसी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तभी आनंद को याद आता है कि वो खाकी वर्दी वाला आदमी पेड़ों पर कुछ बना रहा था। फिर आनंद वहां पर जाकर देखता है तो पेड़ पर उसको गोल गोल से चक्र दिखाई देते हैं। अब आनंद को समझ में आ जाता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। फिर वो सभी को बताता है कि हमें अगर इस जंगल से बाहर निकलना है तो हमें मूर्ति का चक्कर लगाते हुए बाहर की तरफ जाना है, और उनकी ये ट्रिक काम भी करती है। लेकिन तभी रास्ते में मुथु के ऊपर हमला हो जाता है और वो मर जाता है। स्टीफन उसकी मौत से बहुत दुखी होता है, लेकिन आनंद कहता है कि ये समय शोक मनाने का नहीं बल्कि यहाँ से बाहर निकलने का है। इसलिए वो सभी फिर से आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में पीटर को उल्टी आने लगती है और वो उन दोनों को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक आदमी स्टीफन के ऊपर लकड़ी से हमला कर देता है और उसके हाथ में लकड़ी धंस जाती है। फिर वो आदमी वहां से भाग जाता है, लेकिन अब स्टीफन के खून की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। अचानक घना अंधेरा छा जाता है और वही आवाजें आनी फिर से शुरू हो जाती है। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और आनंद को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो तुरंत रोड की तरफ भागता है और एक गाड़ी रुकवाकर स्टीफन और पीटर को गाड़ी में बिठा देता है और खुद अकेला ही जंगल के अंदर चला जाता है। अब आनंद इस पूरे चक्र को खत्म करने का निर्णय लेता है, इसलिए वो जंगल में जाकर खुद को ही खत्म कर देता है। लेकिन इस बार जब आनंद की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था, और अच्छी बात ये थी कि उसके पिता भी अब उसके साथ थे। तभी नीतू एक बेटी को जन्म देती है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। आनंद फिर से उसी रास्ते से पुलिस स्टेशन के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको अशोकन की गाड़ी खराब मिलती है और अशोकन भी आनंद के साथ उसी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन तभी अशोकन के पास एक फोन आता है कि कुछ लोग जंगल में शूटिंग कर रहे हैं। रेजी ने उनको कई बार रोका, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। तभी आनंद को रास्ते में फिर से हिरन दिखाई देता है, लेकिन तभी चलते चलते उनकी गाड़ी अचानक से किसी चीज से टकरा जाती है। फिर जैसे ही आनंद उतर कर देखता है तो वहां पर उसको एक लड़की घायल हालत में मिलती है। फिर वो सभी तुरंत उसको गाड़ी में बिठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी आनंद जब उसका फोन चेक करता है तो उसमें उसको आनंद का वॉलपेपर लगा मिलता है, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि आनंद की बेटी थी। अब वो लड़की आनंद को देखकर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तब तक उसकी जान चली जाती है। फिर आनंद तुरंत गाड़ी रुकवाता है और अपनी वाइफ नीतू को कॉल करता है। फिर वो नीतू से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जो कि इस समय वहां पर खेल रही थी, यानी कि वो लूप होल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी आनंद को जंगल के बीच में घोड़े पर सवार वही क्रूर शासक दिखाई देता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने आनंद की बेटी को पहले भी देखा था। कहानी के बीच में जो ग्रुप यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया था, उसमें जो लड़की थी जिसने रेजी के ऊपर गोली चलाई, वो कोई और नहीं बल्कि आनंद की ही बेटी थी। किस किस ने ये बात नोटिस की, कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिर घुमाने वाली स्टोरी
बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आए, क्योंकि इस लूप का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा उलझ गया। हो सकता है कि ये इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर सुलझ जाए। सो आशा करता हूँ आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर ले। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।